आगे का टॉपिक हम आज ही पढ़ेंगे और ये कंप्लीट जैन और बौद्ध धर्म का जो आज का जो वो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करा देते हैं। और अब स्टार्ट करेंगे बौद्ध साहित्य से। बौद्ध साहित्य, बौद्ध के बारे में बताएंगे, बौद्ध का जन्म क्या हुआ था, बौद्ध ने कौन कौन से अपने ग्रंथ दे रखे हैं, क्या उन्होंने शिक्षा दे रखी थी, उन सभी के बारे में जो फैक्ट हैं वो फैक्ट को हम देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। जैसे अभी बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो बौद्ध साहित्य इसमें होता है आपका जातक। क्या कह रखा है इसमें, एक शब्द दे रखा है जातक, है ना। तो जातक का क्या अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहा है जातक? जातक कहना चाह रहा है जैसे कि आपके बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किसके माध्यम से बताया जाता है? तो वो जातक कथाओं के माध्यम से बताया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जातक कथाएं किस बारे में बताते हैं? तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में कौन बताता है? जातक कथाएं बताती हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? इन्होंने कुछ जैसे हिंदू ग्रंथ में, हिंदू धर्म में जैसे वो दे रखे हैं आपके ऋग्वेद और वो आपके सामवेद, यजुर्वेद और वो अर्थवेद दे रखे हैं, ऐसे इनका भी है। इनका भी एक बौद्ध साहित्य है। तो उन्होंने कौन कौन से रखे हैं? 3 थे इनके। कौन कौन से? ये सीधा क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखेंगे विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक और सूत्र पिटक, और एक है आपका अभिधम्म पिटक। ये तीनों क्या है? इसके ग्रंथ हैं। किनके? बौद्ध साहित्य के। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि विनय पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध साहित्य से संबंधित है। सूत्र पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध साहित्य से संबंधित है। अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध साहित्य से संबंधित है। अब इसमें देखो एक चीज़ और देखो, अरे आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ याद करने का तरीका। जैसे पिटक, और इसमें भी पिटक और इसमें भी पिटक। पिटक जो लास्ट में जो पिटक वर्ड आ रहा है ना, ये जो पिटक वर्ड आता है ना, तो ये समझ जाओ कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको याद रखो कि जिसमें पिटक आ जाए वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, फिर इसकी जो भाषाएं थी, किन की भाषा है? जो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अधम्म पिटक जो लिखे गए थे ना, उसकी क्या भाषा रखी थी? तो उन्होंने उसकी भाषा कौन सी थी? पाली भाषा में लिखे गए थे। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि विनय पिटक, सूत्र पिटक या अधम्म पिटक जो भी आपका ग्रंथ के बारे में पूछे कि किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, गॉट इट। फिर आगे चलते हैं कि हीनयान प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, ये देखो हीनयान और इसकी कहानी बताता हूँ आपको। एक तो हीन, 2 संप्रदाय हैं किसमें? बौद्ध ग्रंथ में क्या है? 2 संप्रदाय हैं। कौन से? 2 संप्रदाय हैं। कितने हैं? 2। एक तो आपका है हीनयान, एक है आपका महायान। ठीक है, तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हीनयान के बारे में पढ़ रहे हैं। हीनयान में क्या था? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। पहले हीनयान को समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखो ये जो हीनयान और एक महायान, इसके 2 संप्रदाय थे। किसके? बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो एक था आपका हीनयान और एक है महायान। महायान आपका बड़ा पहिया और हीनयान को हम मानते हैं छोटा पहिया। ठीक है, छोटे पहिए के तौर पर लिखते हैं। और जैसे दम चक्र है ना, तो छोटा चक्र और बड़ा चक्र। अब बड़ा चक्र कैसा है? जो आज ये थे, सॉरी पहले हम हीनयान को समझते हैं कि हीनयान जो लोग थे, जो हीनयान संप्रदाय से रिलेटेड थे, वो क्या करते थे? वो बौद्ध की प्रारंभिक शिक्षाओं से रिलेटेड रखते थे। वो प्रारंभिक शिक्षाओं में मानते थे। जो बुद्ध एक्चुअल में थे, बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, वो इंसान के रूप में, एक गुरु के रूप में मानते थे। जो हीनयान है वो बुद्ध को, सॉरी महायान है वो बुद्ध को किसके रूप में मानते थे? भगवान के रूप में मानते थे। ठीक है, तो इनमें मेजर इफेक्ट यही है कि हीनयान, बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय हैं? 2 संप्रदाय हैं। तो हीनयान किससे रिलेटेड है? बुद्ध की जातक कथा, मतलब कि पुराने आदर्श और पुराने विचारों से संबंधित रखते हैं। कौन? हीनयान रखते हैं। महायान क्या रखते हैं? जो आधुनिक है, जिसमें आपके बुद्ध को भगवान मानते हैं। किसमें मानते हैं? महायान में मानते हैं, बड़ा चक्र। और इसमें एक एडिशनल फैक्ट अगर जोड़ दो तो जो आपके चीन और तिब्बत वगैरह में जो बौद्ध धर्म को मानते हैं ना, वो महायान संप्रदाय से मानते हैं, हीनयान संप्रदाय को नहीं मानते। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे देखते हैं आपका जैन साहित्य। जैन साहित्य में क्या दे रखा है? जैन साहित्य को पढ़ेंगे। जैन साहित्य का आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आगम किसे कहते हैं? जैन साहित्य को कहते हैं। आगम किससे रिलेटेड है? जैन साहित्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं उसके जैन के? तो एक तो आपका भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र है। एक है आपका कल्प सूत्र। इसमें भी आप एक देख सकते हैं कि जहाँ पर सूत्र लिखा आ जाए ना, जैसे ये सूत्र लिखा आ रहा है, सूत्र, और ये भी सूत्र आ रहा है, जिसमें जिस शब्द में सूत्र आ जाए जैन धर्म से संबंधित, ठीक है, तो ये समझ लो कि वो किसका ग्रंथ आता है? वो जैन धर्म का ग्रंथ आता है ना। तो भगवती सूत्र और कल्प सूत्र ये किसके हैं? जैन धर्म के हैं। तो भगवती सूत्र किसके द्वारा है? तो स्वामी महावीर जीवन की कृत्य के बारे में बताता है। और जो कल्प सूत्र है वो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में बताता है। कौन बताता है? कल्प सूत्र बताता है। और भगवती सूत्र किसके बारे में बताता है? स्वामी महावीर के जीवन के कृत्य के बारे में, उनकी जीवन लीला के बारे में बताता है, लाइफ के बारे में बताता है। कौन? भगवती सूत्र। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि महावीर किस ग्रंथ से रिलेटेड रखते हैं? तो भगवती सूत्र। या महावीर जैन का किस ग्रंथ में उल्लेख है या उनके लाइफ जीवन के बारे में बताया? तो भगवती सूत्र। ऐसे कल्प सूत्र। जैन धर्म का इतिहास किसमें बताया गया है? तो वो किसमें बताया गया है? आपका प्रारंभिक इतिहास किसमें बताया है? कल्प सूत्र में बताया है। ठीक है, फिर आता है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह आती हैं। जैसे ये आपके पूरा
इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार रीड जरूर करना और हो सके तो नोट भी बनाना। नोट्स बनाओगे तो ये है कि आपका एग्जाम जब भी आएगा तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप वीडियो देखने लग जाओगे तो बहुत काफ़ी टाइम लगता है। तो साथ ही साथ में क्या करते जाना, इसको पॉज करके नोट्स बनाते जाना, एज इट इज़ बना लेना, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे ही बनाते जाना। फिर आपका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लेखक, ठीक है, लेखक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इनका एक ही नाम है, चाणक्य लेते हैं, विष्णुगुप्त करते हैं, कौटिल्य कर लेते हैं। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे शासन पर बैठा था ये भी बता देता हूँ आपको कि जब आपका घनानंद शासक था, कौन था, घनानंद था। घनानंद को मार के कौन बैठा था, घनानंद को मारने की मैं सहाय किसने करी थी, कौटिल्य ने करी थी। किस लिए करी थी, क्योंकि जब सिकंदर का आक्रमण होने वाला था इंडिया पे, किस पे, भारत पर सिकंदर का आक्रमण करने वाला था, तो जो कौटिल्य हैं, जो चाणक्य जी हैं, ये इनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, तो ये उनके दरबार में गए। दरबार में जाने के बाद में उन्होंने वो क्या थे, जो घनानंद जो राजा थे उस समय, वो क्या थे, मस्त रहते थे, किसमें, जैसे आपके वाइन वगैरह पीते रहते थे और मस्त नृत्य नगीना वो देखते रहते थे, तो उनमें बस वो मस्त रहते थे। तो उन्होंने बताया था कि आपका जो सिकंदर है वो आक्रमण करने वाला है, लेकिन उन्होंने क्या करा था कि इनके ऊपर ही क्या कर दिया कि सैनिक लगा दिए कि आप इनको मार दो और इनको कैद कर दो। ठीक है, तब जो चाणक्य जी हैं, तब उन्होंने उनको चेतावनी दी थी कि मैं अपनी जो चुटिया है, जिनकी जो चुटिया है, तभी इसमें गांठ बांधूंगा, तब खोलूंगा, तब इनको कुर्सी से हटा दूंगा और नए शासक की स्थापना करूंगा। तो फिर वो वहाँ से चले गए थे। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या करा था कि आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो उनको मिला और उन्होंने उस पर रिफॉर्म करा और घनानंद को मार के फिर किसको बैठाया था, चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया था। तो ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य कैसे आए थे, इस तरह से आए थे। तो विषय क्या था इनका, जो आपका अर्थशास्त्र है उनका विषय क्या था, विषय था आपका मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। तीनों के बारे में बताता है, किस किस के बारे में, मौर्यकाल की राजनीति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी और आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, इसके नाम से मत जाना कि अर्थशास्त्र है तो सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में बताता है। तो कौटिल्य का क्या है, राजनीतिक जीवन के बारे में भी बताते हैं वो। ठीक है, अर्थशास्त्र का तो थोड़ा बहुत जिक्र है, लेकिन उनमें सामाजिक और राजनीति कैसी थी उस समय की, उसके बारे में ज़्यादा बखान है उनका। फिर आपकी इसकी संरचना कैसी है, जो 15 अधिकरण में लिखी है और 180 प्रकरण है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बस इतना याद रखो, लेखक कौन है, चाणक्यगुप्त है, विष्णुगुप्त है, और विषय क्या था इनकी, मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं। और किसका शासनकाल के थे, तो ये मौर्य शासनकाल के थे। ठीक है, भाषा क्या है इनकी, किस भाषा में लिखी गई है, जो अर्थशास्त्र है वो सांस्कृतिक भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखती है। फिर दूसरा आता है आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में पहली वाली क्लास में बताया था कि लेखक कौन है इसके, कल्लड़ है। कौन है, कल्लड़। ठीक है, भाषा कौन सी थी इनकी, संस्कृत भाषा में इन्होंने क्या लिखा है। विषय कौन सी थी इनकी, विषय इसका कश्मीर का इतिहास के बारे में लिखा है। किसने, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में किसका इतिहास लिखा है, कश्मीर का इतिहास लिखा है। किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा है। लेखक कौन है इनके, कल्लड़ लेखक है। ठीक, ये डायरेक्टली आपके पेयर्स वाले क्वेश्चन में आ जाता है। एक साइड में आपको लेखक दे देंगे, एक साइड में आपकी बुक्स दे देंगे और कहेंगे कि मिलान करो, तो इसको ध्यान रखना। फिर आता है आपका नेक्स्ट आती है नेक्स्ट बुक लिखी थी आपकी चचनामा, जो मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में भी बताई थी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो आपका वो आता है आपका चचनामा। ठीक है, चचनामा किस में लिखी थी, लेखक कौन थे इसके, अली अहमद। चचनामा किसके लेखक कौन है, अली अहमद है। विषय क्या है, अरबों की सिंध विजय। किसके बारे में बताता है चचनामा, अरबों की सिंध विजय बताता है। भाषा किसकी थी, फारसी भाषा। फारसी भाषा में लिखी है, किसने लिखी है, अली अहमद ने। सॉरी, चचनामा किसने लिखी है, अली अहमद ने लिखी है। विषय क्या था, अरबों की सिंध विजय के बारे में बताता है। और भाषा कौन सी यूज़ करी थी उन्होंने, फारसी भाषा में लिखी गई है। किसमें, फारसी भाषा में। अब दोबारा से रिवाइंड करके देखते हैं, चचनामा बुक कौन सी बुक है, चचनामा लिखी किसने, लेखक कौन है इसके, अली अहमद। विषय क्या है इनका, अरबों की सिंध विजय। और भाषा कौन सी है इनकी, फारसी है। ठीक, अब आते हैं आगे, नेक्स्ट बुक कौन सी आपकी, अष्टाध्यायी। ठीक है, ये वाला कई बार आ गई है, ये वाला जो क्वेश्चन है अष्टाध्यायी वाली बुक वाली कई बार पूछ लिया गया है। ये इसकी जो लेखक है ना, इसके लिए आपके जो ये देखो भारत सरकार की जो टिकट है ना, उस पर भी इनका फोटो छपा हुआ है। इनकी टिकट भी जारी की गई है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। फिर देखते हैं आपका अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, इसके लेखक है पाणिनि। कौन से, पाणिनि। विशेषता क्या थी इनकी, संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ। ठीक है, कौन सा है, अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसको माना जाता है, अष्टाध्यायी को। ठीक, इसकी विषय क्या थी, विषय थी इसकी मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी देना। क्या थी, मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी देना। कैसे, जैसे मौर्य पूर्व, मौर्यकालीन से पूर्व क्या स्थिति थी भारत की, क्या राजनीति थी। जैसे घनानंद के समय में क्या था, मौर्यकाल से पहले कौन था, घनानंद था। घनानंद की क्या राजनीति थी उसके बारे में बताया। फिर मौर्यकालीन युगीन मतलब कि मौर्य के समय में क्या क्या इंप्लीमेंट हुए थे, क्या राजनीति थी, उसके बारे में बताती है। कौन सी पुस्तक, अष्टाध्यायी। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक पाणिनि है। और इस पर जो भारत सरकार की जो टिकट जारी करती है, डाक टिकट जो जारी करती है, उस पर भी इनको पाणिनि का चित्र लगाया गया है। ठीक है, वहाँ पे भी संहिता क्या था, गार्गी संहिता।
गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। कौन है? कात्यायन है। विषय क्या था इनका गार्गी संहिता का? यह था ज्योतिषी। किसके बारे में लिखी गई गार्गी संहिता? किसके बारे में बताती है? ज्योतिषी के बारे में बताती है। भारत में होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी देती है। ठीक है, किसकी जानकारी देती है? गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। और विषय क्या था इनका? ज्योतिषी के बारे में बताई थी। और भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की भी जानकारी कौन देता है? गार्गी संहिता से हमें मिलती है। किससे मिलती है? गार्गी संहिता से मिलती है। अब आता है महाभाष्य। महाभाष्य के बारे में बताते हैं। लेखक कौन है इसके? पुष्यमित्र शुंग और पुरोहित पतंजलि। किसके? महाभाष्य के लेखक कौन है? पुष्यमित्र शुंग और पुरोहित पतंजलि। ठीक है, जो आज आप पतंजलि देखते हैं ना, वो वाली पतंजलि नहीं, जो पिछली जो पतंजलि के जो ग्रंथ है ना, उस बारे में बात कर रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पतंजलि लिखी थी। किसने? लेखक कौन थे इसके? पुष्यमित्र शुंग थे। किस है ना? पुरोहित पतंजलि थे। इस किस कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? महाभाष्य लिखी है। कौन सी? महाभाष्य लिखी है। विषय क्या है इसका? शुंगों की जानकारी। किसके बारे में बताता है? शुंगों की जानकारी। तो आपके जो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पुष्यमित्र शुंग और पुरोहित पतंजलि थे ना, वो किस शासनकाल से रिलेटेड है, मतलब किस सम्मिलित थे या के उनके बराबर में थे? तो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के। ठीक, फिर आता है आपका नीचे नेक्स्ट टॉपिक आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक, तो विदेशी यात्रियों का विवरण भी देख लेते हैं। यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेख और अन्य लेखक आए थे। ठीक, तो पहले सबसे पहले हम किसको देखेंगे? यूनानी लेखकों को देखेंगे, जो भारत में आए थे। उन्होंने क्या क्या भारत के इतिहास के बारे में क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो अभी देखते हैं। देखो ये आपका टॉपिक है यूनानी रोमन लेखक। उन्होंने क्या भारत के बारे में इतिहास क्या लिखा है उन्होंने। ठीक, तो इसमें जो प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं? एक तो है टेसियस, एक तो और सेकंड है आपका हेरोडोटस, और फिर आता है आपका मेगास्थनीज, फिर आता है आपका डेमिकस। है ना, ये देखना ये डेमिकस के बारे में क्या क्या बताते हैं। तो पहला है आपका टेसियस। टेसियस क्या लिखता है भारत के बारे में? यह ईरान का राजवैद्य था। कौन था? टेसियस कौन था? एक ईरान का राजवैद्य था। और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। कैसा था? अविश्वसनीय। कहना क्या चाह रहा है ये? भारत के संबंध में इसका विवरण। ठीक है, इसने क्या क्या भारत के बारे में क्या बताया था, तो वो उसमें आश्चर्यजनक कहानियों के रूप में बताया। कैसे? आश्चर्यजनक कहानियों के रूप में वर्णन किया है इसमें, अब जो अविश्वसनीय मतलब भरोसे लायक नहीं है। फिर आपका भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर आपका आता है सेकंड पे आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस तो इसको क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को हिस्ट्री ऑफ फादर कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। पुस्तक कौन सी लिखी है इसने? हिस्टोरिका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। हेरोडोटस कौन है? कि फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के पिता। फिर आपका नेक्स्ट आया था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने क्या लेख लिखा था? इसको सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेसिकली, ये तो ट्रेंड में चलता रहता है ये वाला क्वेश्चन कि मैगस्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और ये किसका वो था? राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पुस्तक कौन सी लिखी थी इसने? पुस्तक लिखी है इंडिया। क्या लिखी है? इंडिका। और इसको मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी के में बताया है। किसके बारे में बताया? मौर्यकाल की व्यवस्था की जानकारी बताता है। कौन? इंडिका नामक पुस्तक है। तो इसमें क्या याद रखना है कि जो मैगस्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और ये इंडिका नामक पुस्तक है किसके बारे में हमें बताती है? तो ये मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में बताती है, चाहे वो कैसी भी व्यवस्था हो, जैसे आपकी राजनीतिक है, सोशल लाइफ कैसी थी और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। तो ये तीनों के बारे में उसने विवरण दे रखा है। फिर आता है आपका डायमिकस। डायमिकस इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसको पूछता नहीं है, लेकिन इन तीनों के बारे में बहुत ज़्यादा मोस्टली पूछा जाता है, टेसियस, हेरोडोटस और मैगस्थनीज के बारे में। फिर आता है आपका डायमिकस। डायमिकस में आपका सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। कौन था? सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। और ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। फिर आपका आया था बिंदुसार। कौन था? एक तो आपका बिंबसार और एक है आपका बिंदुसार। जो बिंदुसार था वो आपका अशोक का बेटा था। सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो बिंदुसार कौन था? एक तो आपका बिंबसार था। बिंबसार हर्रेक वंश का था। ठीक है, और जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मैगस्थनीज आया था। कौन सी बुक लिखी थी उसने? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक के बारे में उसने क्या लिखा है उसने? तो मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में बताया कि वहाँ पे कौन कैसी व्यवस्था थी। ठीक, और फिर उसके बाद में उसके बेटे के दरबार में कौन आया है? डायमिकस आया है ना। और बेटे का नाम क्या था उसके? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार के बेटे का नाम होगा अशोक। तो उसको आगे पढ़ेंगे। फिर आया आपका डायनोसियस। डायनोसियस आया है मिस्र से। मिस्र के टैलोमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। ठीक, और ये किसके शासनकाल में आया है? अशोक के शासनकाल में आया है, अशोक के राज दरबार में आया है। तो इसको सिंपली हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो आप देख ले, एक बार ये देखेंगे कि मैगस्थनी आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया है। फिर डायमिकस आया है कि चंद्रगुप्त के बेटे के बिंदुसार के शासनकाल में आया है। फिर आपका डायनोसियस आया है कि बिंदुसार के बेटे अशोक के शासनकाल में आया है। ठीक, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। फिर आता है आपका टॉलमी। टॉलमी क्या है? दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल
ठीक है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो भूगोल नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो वो टॉलमी ने लिखी है। किसने लिखी? टॉलमी ने लिखी है, इसको याद रखना। फिर आता है आपका प्लिनी। प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी पुस्तक लिखी है प्लिनी ने? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसके बारे में बताता है? तो भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी देता है। कौन? प्लिनी। प्लिनी की पुस्तक कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल नाम से आप देख सकते हो। नेचुरल किसका? प्राकृतिक। हिस्ट्री मतलब प्राकृतिक की हिस्ट्री किसके बारे में बताता है? भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी देता है। ठीक, कौन देता है? प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। फिर आता है आपका पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेखक कौन था इसका? अज्ञात लेखक है। लेखक के बारे में जानकारी नहीं है और ये कब लिखी गई थी? 80 ईडी के समय में। भारतीय बंदरगाहों की जानकारी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? भारतीय बंदरगाहों की जानकारी में बताता है। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछ ले तो एक बार याद रख लेना क्या था। इसके लेखक के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। फिर आता है आपका नोट में देखते हैं, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस, अनस्क्रिट तथा ऑस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय माने जाते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका चीनी लेखक। चीनी लेखकों में कौन कौन आए थे? प्रमुख लेखक हैं फायान, सयुगन और हैंसांग आए हैं। तो संबंधित राजा कौन से? गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया है? फायान आया है। कौन? फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में आया है? तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया है। पुस्तक कौन सी लिखी है इसने? बौद्ध राज्यों का अभिलेख। कौन सी पुस्तक लिखी है इसने? बौद्ध राज्यों का अभिलेख के। ठीक है, जानकारी क्या देते हैं? गुप्तकाल, विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में बताया गया है। किसमें? ये वाली बौद्ध राज्यों का अभिलेख के बारे में जो पुस्तक है उसमें किसके बारे में बताया था? तो गुप्तकाल और विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में बताती है। ठीक। फिर नेक्स्ट चलेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्धि के बारे में बताया। क्या बताया है? समृद्धि बताया है। कैसे? देखो, अब इसको सीधे सीधे शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे फाहियान है, किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और ये कौन सा वंश चल रहा था? तो गुप्त काल चल रहा था। ठीक है, इसकी जो पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? बौद्ध राजाओं का अभिलेख लिखा है। ठीक, और इस बौद्ध राजाओं के अभिलेख पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो गुप्त काल के बारे में वर्णन किया है कि वहाँ पे कैसी व्यवस्था थी। और दूसरे नंबर पर इसमें विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में बताया। तो इस पुस्तक में क्या बताया है कि मध्य प्रदेश की जो जनता थी वहाँ पे खुशी और समृद्ध थी। कौन? मध्य प्रदेश की जनता के बारे में बताया गया है कि क्या थी? वो खुश थी। फिर आपका आता है सेकंड नंबर पर संयुगन। संयुन। ठीक, संयुन कब आया था? 518 ईस्वी में भारत आया था। किस में आया था? 518 ईस्वी में भारत आया। इट कम टू इंडिया इन 518 एडी में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां और एकत्रित की थी। क्या करें थे? देखो, इसमें मैं बताता हूँ आपको, सीधे शब्दों में बताता हूँ। इसने 3 वर्ष तक तो भ्रमण किया था भारत में। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ की जो प्राप्तियां थी, उन्होंने कहाँ कहाँ गए थे, उन सभी जगह पर घूम के इसने क्या शिक्षा ग्रहण की। ठीक। फिर आपका आता है तीसरे नंबर पर आता है हैंसांग। इसको सीधे ऐसे याद रखना कि संयुन किस उसमें आया था, किस एडी में आया था? तो 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने 3 साल भ्रमण करके बुद्ध की शिक्षाओं को प्राप्त किया था। ठीक। फिर आपका आता है थर्ड नंबर पे आता है हैंसांग, और इसको संग जंग कहते हैं और हुन संग भी कहते हैं। यात्रा करी थी इसने 629 एडी से 645 एडी तक ये भारत में रहा था। और शासनकाल हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 15 वर्ष कितने टाइम तक रहा था? 15 वर्ष के समय तक रहा था और कुछ समय ये बाहर भी रहा था। और इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? सुयू की पुस्तक किसने लिखी थी? हैंसोंग ने लिखी थी। और ये किसके बारे में बताती है? जो सुयू की जो पुस्तक लिखी है हैंसोंग ने, वो किसके बारे में बताती है? तो हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में बताती है और 138 देशों का विवरण करती है। जो हैंसोंग था वो 138 देशों में घूम के आया था और उसका भी वर्णन करती है ना। और इसकी विशेष क्या है? बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था। किसने? हैंसोंग ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो कि नालंदा के विश्वविद्यालय में किस चीनी शासक ने अध्ययन किया था? तो वो कौन था? हैंसोंग था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। पुस्तक कौन सी लिखी थी इसने? सुयू की पुस्तक लिखी थी। और सुयू की जो पुस्तक है वो किसके बारे में बताती है? तो हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में बताती है और 138 देशों में भ्रमण जो किया था हैंसोंग ने उसके बारे में बताती है, उसका विवरण देती है ना। और इसके जो समकालीन कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ठीक है, हर्षवर्धन के जो समकालीन जो आचार्य थे, कुलपति थे, वो कौन से थे? आचार्य शीलभद्र थे। किसके? किस आचार्य शीलभद्र जो नालंदा है उसके कुलपति। ठीक। फिर आपका आता है इत्संग आया, वो भी चीनी यात्री है और ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था और एक चीनी यात्रा का अनुवादक। ठीक। और इसने जो जानकारी क्या है, इन्फॉर्मेशन का है, ये समकालीन भारत, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो इसका जो क्रम है वो क्रम याद रखते हैं। ये क्रम मोस्टली एक क्रम ही पूछा जाता है बहुत ज़्यादा जगह पे, जैसे कई सारे एग्जाम में ये क्रम पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या था भारत आने का। तो पहले आया था फायान, फिर आया था संयुंग, फिर आया था हैंसोंग, फिर आया था इत्सिंग। तो इसके शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो FSHI कर दो, FSHI। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं FSHI, ये वाला
याद रखो FSHI आया था, कौन आया था, FSHI था। F से फायान, S से शंगन और H से हैंसांग और I से इत्सिंग। ठीक है, सिंपल। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है अरबी लेख। अरबी लेखक में क्या कौन थे, अरबी लेख में जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन से, अलबरूनी और इब्न बतूता। अलबरूनी के बारे में पढ़ते हैं हम, किसके बारे में देखते हैं, पहले अलबरूनी के बारे में देखते हैं, फिर इब्न बतूता को पढ़ेंगे। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो वो मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था और ये एक अरबी लेखक था। ठीक, इसने जो पुस्तक लिखी है वो किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद और भारत की खोज के बारे में बताया। किसने, अलबरूनी ने। ठीक है, किसके साथ में आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। पुस्तक लिखी है इसने किताब उल हिंद, तहकीक हिंद और भारत की खोज के बारे में इसने पुस्तक लिखी है। भाषा कौन सी यूज़ करी थी इसने, अरबी भाषा। और 80 अध्याय, चैप्टर कितने हैं इसमें, 80 चैप्टर हैं। तो इसमें सिर्फ आपको याद रखने वाली चीज़ कौन सी है, अलबरूनी। अलबरूनी कौन था, एक अरबी लेखक है और ये किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, और इसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद और भारत की खोज पुस्तक लिखी थी। और भाषा कौन सी यूज़ करी थी इसने, अरबी भाषा यूज़ करी थी। ठीक, अब अन्य जानकारी देखते हैं इसके बारे में। तो ये धर्म, दर्शन, त्यौहार और खगोल विज्ञान का भी इसको जानकारी थी। ठीक है, समाज, तंत्र मंत्र के बारे में भी बताता है और राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में बताते हैं। ये वाली पुस्तक है। ठीक है, किताबें उन्होंने तहकीक हिंद और भारत की खोज किसके बारे में, दर्शन, भारत का धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान क्या है भारत में, तो उसका विवरण भी किसमें, इन पुस्तकों में दे रखा है। फिर आता है समाज, तंत्र मंत्र के बारे में बताया था कि भारत में किस तरह से समाज था और क्या तंत्र मंत्र विद्याएं चलती थी। फिर आपका आता है राजपूतकालीन राजनीतिक इतिहास, सामाजिक स्थिति क्या थी। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका अरबी लेखक आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके कान में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के कान में आया था। ठीक है, इस वाले शासक को खून पेशासु शासक भी कहते हैं, है ना, हिस्ट्री में। तो इसको आगे हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके बारे में भी बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम इब्न बतूता पर फोकस करते हैं। तो ये मोरक्को यात्री था, कौन था, अफ्रीका का मोरक्को यात्री था और लेखक और खोजी था। कौन था, राइटर और एक्सप्लोरर, मतलब लेखक और खोजी था। पुस्तक कौन सी लिखी है इसने, रहला नाम की पुस्तक लिखी है अरबी भाषा में। कौन सी, रहला। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रहला किसने लिखी है, इब्न बतूता ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है, तो अरबी भाषा में लिखी है ना। और जो इब्न बतूता आया था वो किस देश से आया था, तो मोरक्को का यात्री था और किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक, अब आती है अन्य जानकारी में देखेंगे। अन्य जानकारी में देखेंगे 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियां और दिल्ली सल्तनत की जानकारी में बताता है कि 14वीं सेंचुरी चल रही थी, है ना, सदी चल रही थी, तो उसमें क्या व्यवस्था थी, क्या परिस्थिति थी, उसके बारे में इसने विवरण दिया है। ठीक है, किस पुस्तक में दिया है, रहला वाली में। और इसने दिल्ली सल्तनत की भी जानकारी देता है कि दिल्ली सल्तनत में क्या क्या व्यवस्था थी, राजनीतिक, सोशल और वो इकोनॉमिक्स वही। फिर आपका इसमें विशेष क्या है, इसने 1313 में मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न बतूता को दिल्ली का काजी और न्यायाधीश बनाया दिया। तो ये आया था दिल्ली, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक इतना विदेशियों से प्रभावित हुआ और खुश हुआ कि इसको क्या कर दिया, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है, वो कौन सा विदेशी यात्री है जिसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, तो वो है आपका इब्न बतूता। और किसके शासनकाल में आया, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। ठीक, फिर आगे देखते हैं। आपका ये लास्ट स्लाइड है, इसको देखेंगे। अन्य लेखकों में तारानाथ और मार्को पोलो। तो तारानाथ ने तिब्बती लेखक है। तारानाथ कौन है, तारानाथ आपका तिब्बती लेखक है और पुस्तक कौन सी लिखी है इसने, तंग्यूर। ठीक है, फिर आपका मार्को पोलो आता है 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा में। किसमें, पांड्य का राज्य चल रहा था। कब ये पांड्य राज्य कहाँ थे, दक्षिण में थे, दक्षिण के तमिलनाडु क्षेत्र में। जैसे आप इसको मैप में देखें तो पांड्य का जो राज्य था वो ये वाला राज्य है, कौन सा है, ये पूरा सेंटर क्या था, ये पांड्यों का राज्य था। तो उसमें आया था मार्को पोलो और इटली का यात्री था। किसका यात्री था ये, मार्को पोलो इटली का यात्री था। और पांड्य इतिहास की जानकारी में बताता है, जो पांड्य थे भारत के जो शासक थे नीचे जो दक्षिण भारत में, और विशेषकर जो तमिलनाडु वाला रीजन था ना, उसमें पांड्यों की राजधानी थी, पांड्यों का शासक था, उसके बारे में ये जानकारी देता है। ठीक, आगे देखेंगे, तो ये हम कल पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। तो आज के लिए यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। तो कल इसी समय पर आपकी ये क्लास अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहना ताकि और भी इस बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको अवेलेबल कराए, ताकि आप सब्सक्राइब लाइक करोगे तो और भी मोटिवेट बढ़ेगा और हम और भी अच्छी तरह से इस पर काम करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।